एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखिए, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का इतिहास का जो हमने चैप्टर शुरू किया था, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक से लिया है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। आज हम करने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है कि फ्रांस में बहुत बड़ी क्रांति होती है, और मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाऊं तो बात ये थी कि लोग राजाओं के शासन से परेशान थे और किस तरीके से राजाओं का शासन जो है वो खत्म हो रहा है और नेशन स्टेट बन रहे हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेपोलियन आता है, बहुत सारे चेंजेस लाता है, तो ये सारी बातें हम जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके धीरे धीरे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है ये चैप्टर, पर बाकी जो चैप्टर हैं हिस्ट्री के वो ईजी हैं आपके। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की अगर हम पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति देखते हैं तो वो कब आती है? 1789 में आती है। देखो, जो पहला क्लियर एक्सप्रेशन आता है कि हाँ भाई, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आई है ना। राष्ट्रवाद होता क्या है? अपने राष्ट्र से प्रेम करना, ये समझना कि हम लोग एक ही राष्ट्र के हैं, है ना, हम वहीं के निवासी हैं, हम लोगों में एक कॉमननेस है। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले कहाँ आती हैं? ये आता है फ्रांस में आती है। अब सबसे पहली अभिव्यक्ति कैसे होती है? ये होती है 1789 में, जब ये बिल्कुल राजाओं के ऊपर टूट पड़ती है प्रजा। वहाँ पे होती है क्रांति, फ्रांस में होती है एक बहुत बड़ी क्रांति। जैसा कि आपको याद ही होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरकुंश राजा का आधिपत्य था। भाई, एक राजा था, ठीक है, ये हमारा एक राजा था। अब तुम राजा को निरकुंश क्यों बोलते हो? क्योंकि राजा पे किसी का कोई अंकुश तो होता नहीं है। भाई, राजा जो चाहे वो कर सकता है। संपूर्ण भूभाग यानी कि राजा की जो पूरी 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 ज़मीन होती है, जो राजा के अंडर में आ रही है, उस पूरे भूभाग पर राजा का पूरा आधिपत्य होता है। आधिपत्य होना मतलब क्या होता है भाई? उसका पूरा अधिकार होता है, एब्सोल्यूट मोनार्क जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसके आगे? फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उससे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। अब जो मेन कारण आता है ना कि फ्रांस की क्रांति से ऐसा क्या हुआ क्या? फ्रांस की में बहुत बड़ी क्रांति हुई। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति से क्या हुआ? जो पूरी राजनीतिक मतलब पूरी पॉलिटिकल पावर जो थी और संवैधानिक पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। अब आप देखो कितना बड़ा बदलाव है कि जो पूरी प्रभुसत्ता है, जो पूरी पावर है, वो राजतंत्र यानी कि राजा के हाथ से निकलकर फ्रांस के नागरिकों के हाथ में चली गई थी, हस्तांतरित हो गई थी, एक तरीके से उनको चली गई थी। ठीक है, क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। यानी क्रांति ने क्या कहा कि राजा के द्वारा नहीं होगा, किसके द्वारा होगा? लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, और वही उसकी नियति तय करेंगे। यानी कि उसका भाग्य जो है वो अब लोग तय करेंगे। अब राजा जो पहले हर एक चीज़ का डिसीजन ले लेता था ना, तो अब वो नहीं चलेगा, ये बात कही जा रही है। ठीक है, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सके। देखो, पहले क्या होता था? कोई कॉमननेस तो थी नहीं लोगों के बीच में। तो कॉमननेस बस एक ही थी कि हमारा राजा कॉमन है। बाकी ना लोग अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो उन्हें ना कुछ भी कॉमननेस नहीं लगती थी। तो अब जैसे समझो कि एक ग्रुप है, ये 5 लोगों का ना ग्रुप है। अच्छे से धीरे धीरे समझो इस चैप्टर को। ये देखो 5 लोग हैं। अब ये 5 लोगों का जो ग्रुप है ना, ये समझ चुका है कि जो इनका राजा है वो अत्याचारी है। अब हमें राजा का शासन नहीं चाहिए और हमें क्या कराना है? इसे नेशन स्टेट बनाना है एक तरीके से। ठीक है, जैसा कि आज भारत है कि भाई हमारी अपनी गवर्नमेंट है, हम चुनाव हमारे देश में होते हैं, हम वोट डालते हैं, अपना नेता खुद चुनते हैं, एक संविधान है, वो ऐसा जो होता है ना वो नेशन स्टेट कहलाता है। तो अब इनको भी क्या करना था कि भाई जब इन 4 लोगों को ये बात समझ में आएगी तो अब ये पूरी पब्लिक को ये बातें बताएंगे, पूरी पब्लिक को ये बातें समझाएंगे, पूरी पब्लिक में कॉमननेस जगाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है कि पूरी पब्लिक में कॉमननेस जगाने की कोशिश करेंगे। इसी कोशिश को हम बोल रहे हैं। ये जो कैसे उन्होंने कोशिश करी, उन्होंने क्या क्या किया कि लोगों को ये समझ में आए कि भाई राजा का शासन गलत है, और उसके अलावा नेशन स्टेट अगर बन जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेंगी चीज़ें, बहुत अच्छी हो जाएंगी चीज़ें। तो वो कैसे भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम कैसे जगाया? क्योंकि राजा के प्रति तो लोगों को प्रेम होता था, लेकिन राष्ट्र के प्रति बिल्कुल भी प्रेम नहीं होता था। चलो आगे देखो, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक जो है कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना हो, एक सामूहिक पहचान, एक कॉमननेस हो। जैसे आज मैं बोलती हूँ मैं भारतीय हूँ, मोदी जी से पूछो कि क्या बोलेंगे? मैं भी भारतीय हूँ। गुजरात में चले जाओ, किसी और से पूछोगे, बोलोगे मैं भी भारतीय हूँ। लेकिन इन लोगों में, जो फ्रांस के लोग थे ना, इनमें कॉमननेस नहीं थी उस समय। तो इन्होंने कैसे जगाई? जो क्रांतिकारी थे, जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या लोगों को समझाया? पहला पॉइंट, पितृभूमि है ये तुम्हारी, पिताजी की भूमि है तुम्हारी। लोगों को समझाया कि ये आपके पिताजी की भूमि है। जैसे कहते हैं ना तुम्हारे पिता की है तो उस पर तो तुम्हारा ही अधिकार है। ठीक है, दूसरा ये नागरिक, कि तुम यहाँ के नागरिक हो, तुम यहाँ के सिटीजन हो, तुम राजा के कोई गुलाम नहीं हो। ये समझाया जा रहा है
कि तुम्हारे पिता की ज़मीन है, तुम यहाँ के नागरिक हो, जैसे विचार ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। यानी कि पहली कॉमननेस यही दिखाई कि भाई ये जो पूरी ज़मीन है ये राजा की नहीं है, ये तुम्हारे पिता की ज़मीन है, ठीक है, और यहाँ के तुम नागरिक हो। दूसरा, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अब सॉरी, यहाँ तक ये पूरा पॉइंट आएगा, यहाँ तक, ठीक है। और मतलब कैसे संयुक्त समुदाय की विचार पे बल दिया कि भाई कैसा संयुक्त समुदाय होना चाहिए, लोगों का कैसा ग्रुप होना चाहिए, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे, है ना, कि संविधान जैसे आज हमें है कि हमारा संविधान है और हम लोगों को सबको समान अधिकार प्राप्त हैं, ऐसा। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया। अब देखो झंडा क्यों चुना, राजा के झंडे के अलावा क्या ना कि राजा का झंडा हम नहीं मानेंगे, ठीक है, जिसने पहले के राष्ट्र ध्वज की जगह ले ली। तो राजा वाला जो ध्वज था उसको हटाया, और लोगों ने हटाया बोले तो मतलब उन्होंने कहा कि अब हम इसे नहीं फॉलो करेंगे, हम किसे करेंगे, ट्राई कलर, जो उन्होंने 3 रंगों का जो झंडा फ्रांसीसी लोगों ने, क्रांतिकारियों ने अपने लिए चुन लिया था, ठीक है, उसको फॉलो करने लगे लोग। नेक्स्ट पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट देखो, पहला पॉइंट तो यहाँ तक था, दूसरा ये एक फ्रांसीसी झंडा चुना गया, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर तीसरा आ जाता है कि स्टेट जनरल के चुनाव सक्रिय लोगों के समूह द्वारा किया जाने लगा, उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। अब स्टेट जनरल, अब देखो ये 4 लोग हैं ना, ये जो तुम्हारे लीडर हैं, ठीक है, ये 4 लीडर हैं, तो कोई तो ग्रुप बनाएंगे, इसको कोई तो नाम देंगे, तो नाम क्या रखा, नेशनल असेंबली, और इसमें चुने हुए लोग आते थे। चुनता कौन था, सक्रिय लोग। सक्रिय कौन होता है, एक्टिव सिटीजन। अब एक्टिव सिटीजन क्या मतलब हुआ, मतलब ये कि 18 साल से ऊपर के आदमी, औरतों को तो अधिकार ही नहीं था चुनाव में वोट देने का उस समय, आदमी जो है वो वोट दे सकते हैं, और वो भी अमीर आदमी, गरीब आदमी को तो वोट देने का भी अधिकार नहीं था उस समय। तो ऐसे लोग जो थे सक्रिय नागरिक होते थे। तो स्टेट जनरल का जो चुनाव होता था, जो मेन कहना चाहिए उनके लीडर्स चुने जाते थे, वो चुने जाते थे सक्रिय नागरिकों के द्वारा, ठीक है, और उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया था भाई, नेशनल असेंबली उसका नाम रख दिया गया था। नई स्तुतियाँ रची गई। अभी एक और नया पॉइंट आया, नई स्तुतियाँ रची गई। नई स्तुतियाँ रची गई मतलब स्तुतियाँ कैसे होती हैं, जैसे अगर आप ये गाना गाते हो, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, तो आपके अंदर कौन सी फीलिंग आएगी, देशभक्ति की, ठीक है। या आप जो है कोई और गाना ले लो, वंदे मातरम, इस तरह की चीज़ें करते हो, तो आपको अंदर क्या आता है, देशभक्ति की फीलिंग आती है। तो लोगों के अंदर ऐसी देशभक्ति की फीलिंग जगाने के लिए नई नई स्तुतियाँ जो हैं वो लिखी गई थी। शपथें ली गई, जैसे अब शपथ लेना क्या होता है, कसम खाना, जैसे हम कहते हैं ना कि मैं कसम खाता हूँ अपनी जान देकर भी अपने देश की रक्षा करूँगा, इस तरह की जो है शपथ भी ली गई। शहीदों का गुणगान हुआ। शहीदों का गुणगान कैसे होता है बेटा, जैसे ऐसे समझो कि जैसे आज भी हम जो है 26 जनवरी 15 अगस्त शहीदों का गुणगान करते हैं, लोगों के अंदर ये फीलिंग क्योंकि बनाए रखना चाहते हैं कि भाई उन लोगों ने अपना जो बलिदान दिया है, अपने जीवन का जो बलिदान दिया है, वो किसके लिए दिया है भाई, हमारे लिए दिया है, स्वतंत्रता के लिए दिया है, देश के लिए दिया है। तो ये सब चीज़ें जगाने के लिए, देशभक्ति की फीलिंग जगाने के लिए ये सब किया जाने लगा। और ये सब किसके नाम पे हो रहा था भाई, राष्ट्र के नाम पर हो रहा था ना, है ना, कि राष्ट्र के नाम पर नई नई स्तुतियाँ रची जा रही थी, शपथ ली जा रही थी, शहीदों का गुणगान किया जा रहा था, तो ये सब हो रहा था। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, एक सेंट्रल गवर्नमेंट लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए भाई, ठीक है। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, अब ये केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था जब लागू की गई तो इसने पूरा भूभाग, मान लिया जितना ये पूरा एरिया है राजा वाला, इसके लोगों के ऊपर क्या करा गया कि कानून जो है वो समान हो सबके लिए। ये नहीं कि चर्च के पादरी के लिए, जमींदार के लिए, है ना, या राजा के लिए कानून अलग हो, नहीं बोला, सबके लिए जो है वो सेम कानून होना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आंतरिक आयात निर्यात शुल्क क्या होते हैं, देखो पहले क्या होता था, देखो ये ना बहुत सारे राज्य हैं, मान लो अलग अलग राज्य हैं, जैसे तुम्हारे यहाँ होते हैं। अब एक व्यापारी यहाँ से यहाँ चला तो उसको क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, फिर वो आगे चलता है फिर उसको टैक्स देना पड़ता है, फिर वो अगले जाता है तो टैक्स देना पड़ता है, यहाँ जाता है फिर टैक्स, यहाँ से चलने वाला यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसका कुछ भी तो वो कमा नहीं पाएगा, ऐसे में वो तो आयात निर्यात शुल्क ही देता रह जाएगा। तो उनको समाप्त कर दिया गया, इंटरनल जो होते थे वो उनको समाप्त कर दिया गया, देश के अंदर जो है ये इंटरनल शुल्क नहीं लगाए जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट बात क्या आती है, भार और नापने का एक समान व्यवस्था लागू की गई। अब भार और नापने की मतलब एक व्यवस्था कैसा, जैसे मान लो कि एक आदमी यहाँ से ना 1 किलो गेहूँ लेके चला, अगले राज्य में पहुँचता था, जैसे आज तो तुम्हारा बाट सेम होता है ना नापने का, कि 1 किलो का बाट है तो 1 किलो यहाँ भी 1 किलो ही रहेगा, अगले राज्य में जाओगे तो भी 1 किलो रहेगा, यहाँ भी 1 किलो रहेगा, यहाँ भी 1 किलो रहेगा। दुनिया में कहीं नापो आज 1 किलो रहेगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। बंदा ना एक राज्य से यहाँ से 1 किलो गेहूँ लेकर चलता था, तो वो अगले राज्य तक पहुँचा तो पता चला ये 1 किलो गेहूँ 5 किलो बन गया, फिर अगले राज्य तक पहुँचा तो पता चला ये तो आधा ही किलो रह गया। तो मतलब ना सब जगह ना ऐसे ही नापने वाला भी था कि नापने में 1 मीटर कपड़ा लेके चला बेचने के लिए, तो पता चला यहाँ जब पहुँचते पहुँचते इसे आधा मीटर कह रहे हैं वो अपने स्केल से, कहीं और पहुँचा तो बोला 4 मीटर है। बड़ा कन्फ्यूजन, व्यापारी अपना काम कैसे करे, ठीक है। तो ये चीज़ को भी जो है वो क्या किया गया भाई, एक समान व्यवस्था लागू की गई, किसकी, भार की और नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई।
क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। क्षेत्रीय बोलियां मतलब जो क्या होता है ना, अब तुम मान के देखो ये पूरा हमारा भारत है, ठीक है, यहाँ पर गुजरात राजस्थान है, यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर कोई और स्टेट है, अब सब लोग जो है अलग अलग बोलियाँ बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग सब साथ में बैठेंगे तो कुछ हमें लगेगा कि यार इतनी कॉमननेस नहीं है, या फिर नॉर्थ इंडिया वाले को साउथ इंडियन के साथ बैठा दो तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर सारे लोग सेम ही बोली बोल रहे होंगे तो क्या होगा, ऐसे में उनको ईजी लगने लगेगा बातचीत करना, है ना, लोगों में एक समानता का भाव ज़्यादा आएगा। तो इन्होंने यही किया उस समय कि जो क्षेत्रीय बोलियां थी उनको क्या किया गया, हतोत्साहित किया गया, यानी कि डिस्करेज किया गया। इन्होंने कहा कि अगर हम क्या करें कि भाई जो फ्रेंच भाषा है ना, अगर वो बना दे कि भाई पूरे देश के लिए फ्रेंच भाषा ही चलेगी तो क्या होगा, सबको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना बहुत आसान हो जाएगा और सब लोगों में एक कॉमननेस की फीलिंग आ जाएगी। तो यही किया गया था कि क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली, फ्रेंच जो है बोली जाती थी, लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की साझा भाषा उसको बना दिया गया कि भाई फ्रेंच जो है अब वो हमारे पूरे देश की एक कॉमन लैंग्वेज बन जाएगी। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वे यूरोप के लोगों को निरकुंश शासकों से मुक्त कराएं। देखो फ्रांसीसियों ने क्या घोषणा करी, अब फ्रांसीसी को क्या लगने लगा कि हमने तो अपना राजा हटा लिया, तो अब ये ना हमारा कर्तव्य है, यही हमारी डेस्टिनी है, यही हमारा भाग्य है, ठीक है, कि हमारा फ़र्ज़ है, भाग्य है, डेस्टिनी है कि हम जितने यूरोप में जितने भी निरकुंश शासक हैं, ठीक है, उनसे यूरोप को पूरा मुक्त कराएं, ठीक है। तो निरकुंश शासकों को हटाएं और यूरोप को राजाओं के अत्याचारी शासन से जो है वो मुक्त कराएं। तो ये लोग ऐसे ही करने लगे थे। फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद करेगा। और दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि अब फ्रांस जो है यूरोप के जो भी अन्य जो लोग थे उनको राष्ट्रों में गठित होने में मदद करेगा। अब राष्ट्र क्या होता है, बार बार देखो ये वर्ड आ रहा है, इसे ध्यान रखना। राष्ट्र क्या है, एक ऐसी बाउंड्री समझ लो जिसके अंदर रहने वाले लोग जो हैं ये अपने आप को क्या है, राष्ट्र से कनेक्टेड समझेंगे, एक कॉमननेस समझे उसके अंदर, ये जाने। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई क्या होता है कि जैसे हम भारत है, ठीक है, हम एक नेशन स्टेट है, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे लोगों को कुछ अधिकार प्राप्त हैं, हमारा संविधान है, हम अपने नेताओं को चुनते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं। तो ये सब पहले नहीं होता था, पहले तो बस राजा होता था और राजा जो है वो जो कहता था वो करना पड़ता था। लेकिन जब फ्रांस में उन लोगों ने, क्रांतिकारियों ने अपने राजा को हटा लिया तो इन लोगों को लगा कि इनका कॉन्फिडेंस तो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया। इन्होंने कहा कि तो बहुत बढ़िया है, अब हम क्या करेंगे, यूरोप में जगह जगह सब राजाओं का ही शासन था, इसी तरह गवर्नमेंट तो थी नहीं तब वैसी वाली। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अब हम जाएंगे और यूरोप के जो बाकी के जगहें हैं, बाकी के जो लोग हैं, उनको हम राष्ट्रों में गठित होने में मदद देंगे, ठीक है। मदद देगा कौन देगा, भाई फ्रांस देगा मदद, ठीक है। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र और शिक्षित मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। जैकोबिन क्लब क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जैकोबिन क्लब समझ लो। देखो जैकोबिन क्लब ऐसे समझ लो कि कुछ लोगों का एक ऐसा ग्रुप बन गया जो फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे, ठीक है, इनको काफ़ी मदद करते थे। क्यों, क्योंकि इन्हें लगता था कि जब ये क्रांतिकारी हमारे यहाँ आएंगे तो क्या होगा, ये हमें भी मुक्ति दिलाएंगे, ठीक है, जब ये क्रांतिकारी हमारे यहाँ आएंगे तो हमें भी राजाओं से मुक्ति दिलाएंगे। तो जैकोबिन क्लब्स कैसे कौन कौन लोग बनाने लगे, जो शिक्षित मध्यम वर्ग था, यानी कि एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग जो थे, और स्टूडेंट्स वगैरह, तो जगह जगह जो है, क्योंकि सभी अपने राजाओं से परेशान है, राजा जो थे बिल्कुल निरकुंश होते थे, जो चाहे वो कर लेते थे, तो इन लोगों को उम्मीदें बनने लगी। तो इन लोगों ने भी जैकोबिन क्लब बनाने शुरू कर दिए। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। ध्यान से समझते चलो। अब देखो, जो जैकोबिन क्लब में कुछ भी प्रोग्राम्स चलाए जाते होंगे, है ना, कोई भी मूवमेंट होता होगा, कुछ भी होता होगा, वो सब ने क्या किया, उनकी जो भी गतिविधियाँ थी, जो भी वो अभियान चलाते थे, उन सब ने फ्रांस की जो सेनाएं हैं उनके लिए रास्ता तैयार कर दिया कि हाँ भैया, कुछ भी वो ऐसा करते थे कि फ्रांस के जो क्रांतिकारी हैं, फ्रांस की जो सेनाएं हैं, वो अंदर आ सकें, उनकी बाउंड्रीज़ में, उनके राजा की बाउंड्री के अंदर बेसिकली आ सके, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ फिर पहुँच गई थी ये सब जो फ्रांस की सेनाएं हैं, हॉलैंड पहुँच गई, बेल्जियम पहुँच गई, स्विट्ज़रलैंड पहुँच गई, इटली के इलाकों में घुस गई, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बेसिकली हो ये रहा है कि फ्रांस के क्रांतिकारियों ने खुद को राजा से मुक्त करा लिया और अब जगह जगह जाके यूरोप में बाकी जगहों को मुक्त करा रहे हैं। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेश में ले जाने लगी। अब क्या हो रहा है, क्रांतिकारी युद्ध शुरू हुए, है ना भाई, क्रांतिकारी जहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ वहाँ युद्ध होंगे। इटली पहुँचे तो इटली में युद्ध होंगे, बेल्जियम पहुँचे तो बेल्जियम में युद्ध होंगे। अब राजा ऐसे वेलकम थोड़ी करेगा कि अरे आप आगे मुझे हटाने, तो राजा की जो सेनाएं हैं वो लड़ाई करती होंगी इन लोगों के साथ, तो युद्ध शुरू हो जाते हैं। और साथ साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं जो हैं राष्ट्रवाद के विचारों को,
है ना, ये भी विदेश ले जाने लगी। अब यानी कि राष्ट्रवाद के विचार को कैसे, कि भाई लोगों को समझाया जाने लगा ना कि तुम्हारा राष्ट्र है, राजा का कुछ नहीं है, ये तुम्हारे पिताजी की भूमि है, तुम यहाँ के नागरिक हो। ये सारी बातें जो थी उनके दिमागों में भरे जाने लगी। नए झंडे ले जाए जाने लगे और बोला वो राजा वाला झंडा नहीं फॉलो करना है, अब अपना झंडा फॉलो करो। फिर शहीदों का गुणगान किया जाता था, लोगों को समझाया नहीं जाता था फ्रांस में किस तरीके से कॉमननेस आई थी। तो ऐसे ही विचार जो है वो ये लोग पूरे यूरोप में फैलाने लगे थे। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की। अब फ्रांसीसी सेनाओं का काफ़ी ज़्यादा नेतृत्व कर रहे थे नेपोलियन जी। तो नेपोलियन जो था, जितना भी क्षेत्र नेपोलियन के अंतर्गत है, अब नेपोलियन देखो यहाँ पर है, फ्रांस की सेना में ये नेपोलियन है, ठीक है, जो लीडर है। अब नेपोलियन मान लीजिए इस जगह पर पहुंचा, आज इटली पहुंचता है तो इटली जाएगा, या फिर वो बेल्जियम पहुंचता है, बेल्जियम जाएगा। तो जो भी विशाल क्षेत्र नेपोलियन जीतता जा रहा था, वहाँ पर वो काफ़ी सुधार लाता जा रहा था। शुरुआत में नेपोलियन ऐसा था जैसे कि हीरो हो लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि पहले तो उन्हें राजाओं से मुक्ति दिला रहा है, और दूसरी बात वहाँ पर सुधार भी कर रहा है। लेकिन ये हीरो विलन बनेगा आगे जाके, ठीक है, कैसे अभी देखते हैं। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। देखो, फ्रांस में उसने काफ़ी सुधार किए। फिर जब ये जहाँ जहाँ जाता था, जहाँ जहाँ की ज़मीनें जीतता था, तो वहाँ वहाँ भी ऐसे ही सुधार लेकर आता था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया था। हाँ, अब देखो, अब तुम सोचो कि राजाओं को हटाया तो फिर यहाँ राजतंत्र कैसे हो गया वापस लाना। राजाओं को इन्होंने, जो प्रेजेंट राजा थे उन्हें तो हटा दिया, लेकिन धीरे धीरे नेपोलियन ने खुद ही अपना अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया। तो वापस से एक तरीके से राजा वाला शासन आने लग गया था, ठीक है। तो इसने प्रजातंत्र को तो नष्ट कर दिया, जो इतनी मुश्किल से मतलब राजा का राजतंत्र हटा प्रजातंत्र आया था। नेपोलियन ने वापस से वही किया कि प्रजातंत्र को हटा दिया और राजतंत्र स्थापित कर दिया, ठीक है। उनके राजाओं को हटाया एक तरीके से, बस यही हो रहा है इन लोगों के लिए। तो ये लोग तो फिर नेपोलियन के अंडर में आ गए एक तरीके से। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में अगर हम देखें तो क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश हुआ, यानी कि बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो है, बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए गए, ठीक है, ताकि पूरी व्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा तर्कसंगत हो सके। मतलब ना, ऐसा तर्कसंगत क्या चीज़ होती है जिस पे आप तर्क कर सको, जिससे आप क्वेश्चन आंसर को आपको अच्छे से आंसर मिल सके। जैसे एक राजा है, उसके अधिकार जो हैं वो प्रजा के अधिकार से अलग क्यों, ठीक है। तो उसने कहा कि नहीं, सबको बराबर अधिकार होने चाहिए। एक जमींदार को एक किसान या गरीब आदमी से ज़्यादा अधिकार क्यों? उसने कहा नहीं, सबको बराबर होने चाहिए, तो तर्क संगत हो सके। और कुशल उसने कहा ये सब कुछ तर्क संगत, और व्यवस्था जो है वो कुशल बन सके, लोग उस पर क्वेश्चनिंग ना कर सकें, वो बिल्कुल बढ़िया व्यवस्था कर सकें। तो 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ने सबसे पहले तो पहला काम क्या किया था, जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया था। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार, यानी कि पहले क्या होता था, जन्म पे आधारित, जैसे पादरी है चर्च का तो उसको विशेष अधिकार होते थे, राजा है, राजा की फैमिली, उसको विशेष अधिकार होते थे। नेपोलियन ने कहा नहीं, सबको जो है वो समान अधिकार प्राप्त होंगे। कानून के समक्ष, यानी कानून के सामने बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया कि ना, कानून के समक्ष में जो क्या है सब बराबर होंगे। और कानून मतलब पहले कैसा, संपत्ति का अधिकार नहीं होता था, सारी संपत्ति राजा की होती थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई, संपत्ति जो है सारी राजा की नहीं होगी, अगर कोई खरीद रहा है तो संपत्ति जो है वो उसकी होगी। तो कानून के समक्ष जो है वो संपत्ति के अधिकार को इन्होंने सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया, ठीक है। फ्रांसीसी नियंत्रण यानी कि फ्रांस के नियंत्रण में जितने भी अधीन क्षेत्र आए, जितने भी क्षेत्र नेपोलियन ने जीते, हर जगह ये नेपोलियनिक कोड वाले जो सुधार थे ये सब वहाँ पर कहना चाहिए लागू किए गए। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, ठीक है। प्रशासनिक विभाजनों को सरल कैसे बनाया, जैसे मान लो कि अगर एक ही आदमी है और उसको पूरा प्रशासन देखना है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसने क्या किया, प्रशासनिक विभाजन किया कि आप ये वाला डिपार्टमेंट देखें, वो वाला डिपार्टमेंट देखें, ऐसा वाला डिपार्टमेंट देखें, और उसको काफ़ी ना उसने ईजी बना दिया, एक तरीके से सरल बनाया। सामंती व्यवस्था को ख़त्म किया गया, किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी इसने कारीगरों की श्रेणी संघों को, नियंत्रणों को हटा दिया गया। पहले क्या होता था, श्रेणी संघ क्या होता है, जिसे हम ट्रेड गिल्ड्स बोलते हैं। पहले लोग ना ट्रेड गिल्ड्स बना लेते थे, मान लो कि 4 जो हैं वो लकड़ी का काम करने वाले लोग हैं, इन्होंने अपना ट्रेड गिल्ड बना रखा है, तो ये 5वें को ना उस काम में घुसने नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि फिर ये ट्रेड गिल्ड वाले तय कर लेते थे इस सामान की कीमत क्या होगी, कैसे बनाना है, कितना बेचना है, कितना बनाना है, सब चीज़ें जो भी इससे रिलेटेड होता था ये लोग मतलब देख लिया करते थे उस बात को। लेकिन फिर ये क्या हुआ कि इस पे ना लोग ने रोक लगाई होगी राजाओं वाजाओं ने, लेकिन नेपोलियन ने कहा कि नहीं, ट्रेड गिल्ड आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हुई थी। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधार किया गया, यातायात और संचार की व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ, जिससे क्या हुआ कि बिजनेसमैन, व्यापारी वगैरह को बहुत लाभ हुआ होगा, है ना, उद्योगपतियों को, और ख़ासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक
ये समझने लगे कि एक समान कानून जो है, मानक, भार और नाप, ये सब जो चीज़ें हैं, एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी का आवागमन में सहूलियत होगी, है ना। जब आपने कहा कि यहाँ भी गेहूँ मेरा 1 किलो है और 4 राज्य आगे जाऊँगा तो वहाँ पे भी अगर 1 किलो ही है, तो इन लोगों को लगने का ये तो बहुत सही हो गया, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। या फिर जैसे कपड़ा नापने वाला है तो उसने कहा यहाँ भी 1 मीटर वहाँ भी 1 मीटर ही होगा, तो मेरे लिए आसान हो गया सब कुछ। और पहले क्या होता था, बार बार टैक्स देने पड़ता था। जब इसने नेपोलियन ने कहा कि नहीं, आप अंदर अंदर व्यापार कर सकते हो, कहीं पे भी आगे पीछे जा सकते हो, कोई आपको ऐसे कर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनल ड्यूटीज़ नहीं लगेंगी, तो इन लोगों को बहुत फ़ायदा लगने लगा। तो यहाँ तक तो इन्हें सहूलियत लग रही थी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। अब जो नेपोलियन था, जो भी जगहें जीतता जा रहा था, फ्रांस के जो क्रांतिकारी हम कह सकते हैं, जो जगह जीतते जा रहे थे, वहाँ पे ना लोगों की थोड़ी मिलीजुली की प्रतिक्रियाएं आने लगी कि कुछ खुश थे और कुछ जो थे वो नहीं उतने खुश थे। तो शुरुआत में आने के स्थानों पर जैसे हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे कि ब्रसेल्स, मेज, मिलान और वॉर्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले लोगों की तरह स्वागत किया गया। भाई शुरू में तो क्या कहा गया कि अरे वाह, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी आ गए, यानी कि स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले लोग आ गए, क्योंकि ये जहाँ भी जाते थे लोगों को स्वतंत्रता दिलाते थे, किससे? उनके राजाओं से, ठीक है। लेकिन मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया, ठीक है। शुरुआत में तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो लोग हैं वो नेपोलियन को अपना दुश्मन समझने लगे। ऐसा क्या हो गया भाई? नेपोलियन जो था पहले तो हीरो लग रहा था सबको, फिर ये अचानक से विलन क्यों बन गया? अब क्या हुआ? जब ये साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। भाई राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही थी लोगों को लग तो रहा था कि प्रशासनिक व्यवस्था इसने बहुत सुधारी है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था के बदले, सुधार के बदले हमारी जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो उसने सारी छीन ली, ठीक है। तो बढ़े हुए कर इसने टैक्स बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा। अब लोगों को टैक्स तो पे करना पड़ रहा है ना, फिर उनके लिए तो मुश्किल हो रही है। सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप क्या होती है? जैसे कि आप ना कुछ नहीं छाप सकते, मान लो नेपोलियन के खिलाफ या इनकी व्यवस्था के खिलाफ, तो अगर आप छापोगे तो आपको सज़ा दी जाएगी। तो ये सेंसरशिप होती है। जैसे सेंसरशिप, मान लो कि इंडिया में अगर किसी चीज़ पे सेंसरशिप लगी है तो क्या होगा कि आप वो काम नहीं कर सकते, वो कानून के विरुद्ध हो जाएगा, आप वो चीज़ नहीं लिख सकते न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, पिक्चरों में भी होता है ना कि सेंसर बोर्ड ने काट दिया ये सीन, तो यानी कि फिर आप कानूनी रूप से उस सीन को दिखा नहीं सकते। तो ये हो गया था। बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदे से कहीं ज़्यादा नजर आने लगे। अब क्या होने लगा था यहाँ पर धीरे धीरे अगर हम बात करें तो जो ये था ना, नेपोलियन था, इसको तो पूरी दुनिया जीतने का शौक था। तो इसने कहा कि मुझे पूरी दुनिया जीतनी है, तो जीतने के लिए क्या चाहिए होंगे भैया? लोग चाहिए होंगे। लोग कहाँ से आएंगे? तो जहाँ जहाँ ये फ्रांस की सेनाएं जाती थी यूरोप में, तो वहाँ के लोगों को ये ज़बरदस्ती अपनी सेनाओं में भर्ती भी करता था। तो लोगों ने कहा कि चलो प्रशासनिक बदलाव तो तुमने किए, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बदले ये थोड़ी कि तुम ज़बरदस्ती में जान देने के लिए अपनी सेना में भर्ती करा लो, हमको नहीं जीतना भैया पूरी दुनिया, लेकिन ज़बरदस्ती भर्ती कराता। तो इस तरीके से लोग जो थे इससे परेशान हो गए। अब यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिखा रखी है ना, ये क्या दिखा रखी है? राइनलैंड का डाकिया दिखाया हुआ है। ये एक्चुअली ना नेपोलियन ही है बेसिकली ना, ये नेपोलियन को दिखा रखा है कि ये लड़ाई में हार गया था, और लड़ाई में हारने के बाद ये जो चिट्ठियाँ गिर रही हैं ना, ये एक तरीके से वो जगहें हैं जो नेपोलियन ने जीती थी। एक तरीके से अभी कुछ राजा मिलेंगे, इकट्ठे होंगे और नेपोलियन को हरा देंगे। जब हार जाएगा ना नेपोलियन, तो फिर वो लोग बैठ के एक सभा करेंगे, आगे जाके बताऊंगी मैं, तो बिल्कुल कहानी की तरह समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर उसके बाद क्या होगा कि नेपोलियन से जितनी भी जीती हुई जगह थी वो सब छीन जाती हैं एक तरीके से, तो ये गिरती जा रही है, मतलब नेपोलियन से जगहें जो है वो छीनती जा रही हैं। अब अगले वीडियो में हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ा, इसके आई थिंक 4 पार्ट हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे लेके चलेंगे इस चैप्टर को। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।